दोस्तों नमस्कार। आज से पहले हम लोग मॉडल पेपर 2 का बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड ब में वर्णनात्मक फर्स्ट जिसमें 8 प्रश्न का उत्तर समझ चुके हैं। मैंने लिख करके आपको दिखा भी दिया है और वर्णनात्मक सेकंड में भी हमने 8 प्रश्नों का उत्तर लिख करके 4 प्रश्नों का उत्तर लिख करके दिखा दिया है। आज हम लोग पुनः 4 प्रश्नों का उत्तर समझेंगे, लिखेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। तो पेपर मेरे हाथ में है। प्रश्न संख्या 7। इसके पहले आपको मैं वर्णनात्मक सेकंड में 4 और 5 और 6 का उत्तर मैंने बता दिया है। आज हम लोग 7 और 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया है कि भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, उसका क्या जो है कि रूपरेखा हो, उसके लिए आपके मन में कि 150 शब्दों में या उससे कम में परफेक्ट उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले संचार का अर्थ, संचार किसे कहते हैं या संचार का अर्थ, यह बताना बहुत जरूरी है। संचार का अर्थ होता है अपने भावों, अपने विचारों, भाव, विचार, संदेश, आदेश को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया, संचार कहलाता है। संचार कहलाता है। इसके बाद अब आप जो हेडिंग डालेंगे वो है भारत में संचार के साधन। भारत में संचार के साधन लिखने से पहले आपको 1-2 लाइन बता दें कि मानव सभ्यता का जब से विकास हुआ तब से अपने भावों को, अपने आदेशों को या अपने विचारों को दूसरे तक, दूसरे राज्यों तक, दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता था। जैसे प्राचीन काल में मानव दौड़ करके एक राज्य से दूसरे जगह, दूसरे राज्य में दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे राजा तक या दूसरे कबीले तक अपने बातों को पहुंचाता था। उसके बाद से घोड़ों द्वारा, जानवरों द्वारा या यहाँ तक कि कबूतर, पशु पक्षी भी इस काम में काम को किए हैं और मानव ने उनका उपयोग किया है। आपको अनेक जो है कि इतिहासों में या साहित्य में इस चीज की चर्चा करते होंगे या पढ़ते होंगे। भारत में जो संचार साधनों का विकास हुआ वह ब्रिटिश काल में लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारंभ होता है। तो अब हमको यह लिखना है कि भारत में जो संचार के साधन हैं
वह कौन कौन है? तो भारत में संचार के प्रमुख रूप से 3 साधन हैं। पहला है डाक एवं तार सेवाएं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और तीसरा है मुद्रण माध्यम। तीनों की हम चर्चा क्रमशः करेंगे। पहले हम जो है डाक और तार सेवा की बात करते हैं। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली बार डाक और तार सेवा संदेश को पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था 1854 में। लेकिन वैज्ञानिक विकास और नए अनुसंधान ने डाक और तार को, आपको बता दें, जो 1854 में प्रारंभ हुआ था, इसी वर्ष नहीं, कल 2016 में आकर के डाक और तार सेवा जो है कि लगभग कहें तो तार सेवा को बंद कर दिया गया है। क्योंकि वैज्ञानिक विकास ने आज जो है कि इतना संचार सेवाओं को फास्ट कर दिया है कि यह जो है कि काम करना बंद कर दिया है। तो संदेश भेजने के लिए डाक और तार या संचार मंत्रालय 6 अंकों का पिन कोड प्रयोग करता है। और यह भी जान लीजिए कि भारत विश्व की सबसे बड़ी डाक या संचार माध्यम है, जहां पर तीव्र गति से संदेश को या अपने विचारों, अपने भावों को पहुंचाने के लिए इसका डाक और तार का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज इसके जगह पे चूंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और मुद्रण आ गए हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, जो 1 मिनट में क्या न, उससे भी कम सेकंडों में करोड़ों लोगों के पास जो है संदेश पहुंचाया जा रहा है। इसलिए आज यह जो है महत्वहीन हो गया है। फिर भी डाक विभाग को आज आर्थिक क्षेत्र से जोड़ करके अनेक प्रकार की बचत योजनाओं के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का अर्थ आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का अर्थ होता है कि रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप जो उपग्रहों से जुड़े हैं और आंखों देखा हल, कानों से सुनी हुई बातों को हर सेकंड आदमी के पास पहुंचा रहे हैं, इसे ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। आज तो घर घर मोबाइल और टीवी होने से सबसे प्रभावशाली संचार का माध्यम इलेक्ट्रॉनिक है। तीसरा है मुद्रण माध्यम। मुद्रण माध्यम का अर्थ यह होता है कि जो प्रिंट मीडिया है, जिससे जो है कि कोई सूचना पेपर पे, मैगजीन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से छाप करके, लिख करके और तीव्र गति से पाठक के पास या लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसे मुद्रण माध्यम कहते हैं। जैसे पेपर है, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, पत्रिका है, पाक्षिक, माहवारी, इस तरह से जो है कि पत्रिकाएं निकलती हैं जिसमें जो है लेख या संदेश छपते रहते हैं और तीव्र गति से एक दूसरे आदमी के पास पहुंचते रहते हैं। आप इसका उत्तर जो है अच्छी तरह से देख सकते हैं अगर हमारी बातें समझ में आई हो तो। आप
इसका आंसर पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन संख्या 7 का अथवा, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आता है अथवा करके, इसलिए आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के किन्हीं 5 उपायों का वर्णन कीजिए। भारत में 7 का अथवा, है भारत में औद्योगिक प्रदूषण को, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के किन्हीं 5 उपायों का वर्णन कीजिए। किन्हीं 5 उपायों का वर्णन कीजिए। आपको क्वेश्चन समझा दें कि भारत में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के किन्हीं 5 उपायों का, इसका मतलब यह होता है कि जो उद्योगों से कूड़ा कचरा निकलता है, वह कूड़ा कचरा तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसको कैसे निपटारा करें जिससे मानव को कम नुकसान हो, पर्यावरण को कम नुकसान हो। इस नुकसान से बचने के लिए यह पूछा जा रहा है कि 5 उपाय बताइए। 5 कोई भी उपाय हो सकता है, यह कोई जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा है, जो गाइड में लिखा है वही आप लिखें। आप व्यवहारिक उत्तर दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, वह उपाय क्या हो सकता है। तो सबसे पहले प्रदूषण का अर्थ आप लिखेंगे। उत्तर में प्रदूषण का अर्थ समझ लीजिए कि पर्यावरण में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जब मिलता है या मिलने के वजह से जब पर्यावरण असंतुलित होने लगता है, पर्यावरण में जब कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, वो रसायन हो सकता है, वो प्रदूषित जल हो सकता है, वो कोई भी जो है कि अपशिष्ट कूड़ा कचरा हो सकता है, और जब वो प्रकृति में मिलता है और पर्यावरण असंतुलित होने लगता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से
उसमें होने वाले असंतुलन को प्रदूषण कहते हैं। अब इसको दूसरे अर्थ शब्दों में भी आप समझ सकते हैं। जैसे जल में, वायु में या मिट्टी में कोई भी रासायनिक पदार्थ, कोई भी अपशिष्ट आकर के जब मिलता है और जल की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता और मिट्टी की उत्पादकता कम होने लगती है, उसकी क्वालिटी घटने लगती है, उसे ही प्रदूषण कहा जाता है। जैसे मिट्टी में प्लास्टिक का बहुत ज्यादा जो है मिक्सचर हो जाना, मिल जाना, उससे जो है भूमि बंजर होने लगती है, मिट्टी पथरीली होने लगती है। तो ये था प्रदूषण का अर्थ। अब आपको क्या बताना है कि औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के 5 उपाय। तो उपाय देखिए, पहला उपाय क्या होना चाहिए? कूड़े कचरे को नियंत्रित, जो उद्योगों से रासायनिक पदार्थ, रासायनिक जल निकल रहा है, उसको एक जगह इकट्ठा करके उस रासायनिक पदार्थ या जल को वहीं पर दफन कर दिया जाए, और जो जल है उसको छान करके, शुद्ध करके दूसरे कार्यों में उसका उपयोग किया जाए। तो क्या किया जाए? शोधन करके, रासायनिक कचरे को शोधन करके, रासायनिक अपशिष्ट को शोधन करके पुनः उपयोग किया जाए। दूसरा है रासायनिक जल को नदियों में प्रवाहित करने से पहले, उसे छान लिया जाए, तथा उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाए, सिंचाई हेतु किया जाए। तीसरा है कारखानों की चिमनियां ऊंची बनाई जाए। कारखानों की चिमनियां ऊंची बनाई जाए और धूल धुआं को छानने के लिए स्क्रबर, इलेक्ट्रॉनिक अवक्षेपण, इलेक्ट्रॉनिक अवक्षेपण का प्रयोग किया जाए। चौथा है
ऊर्जा के लिए परंपरागत साधनों के स्थान पे परंपरागत स्रोतों जैसे कोयला खनिज तेल के स्थान पर सौर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए। और अगला है डीजल जनरेटर में साइलेंस का प्रयोग किया जाए। या साइलेंट जनरेटर या ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले जनरेटरों के स्थान पे जो साइलेंसर या साइलेंट जनरेटर हैं उनका उपयोग किया जाए। अब आप इसका उत्तर आप देख सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम पुनः 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे 2 मिनट के लिए। ये पठन पाठन ब्रेक किया जाता है।